Hello friends. Now today we will talk with your new accounting standard, that is AS22, accounting for taxes on income. First of all, this accounting standard is applicable only for direct tax, and that is also income tax, and not on GST or any other indirect tax. This is the first point, right? Now मैं अब आपको पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, क्यों है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, एंड देन वी विल सी कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हमको. तो until recently the amount of tax provision was determined on profit and loss calculated as per income tax laws. As per accounting standard 22, tax should be accounted by following the principle of matching concept, that is tax should be accounted in the period in which the corresponding revenue and expenses are accounted. अभी तक देखो क्या होता था कि अभी तक हम जो बिफोर AS22 ना, जो भी हम टैक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोविजन डिटरमाइन होता था पीएनएल में, वो एज पर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता था. बट जब से AS22 आया, उसके बाद से पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता था और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि आप पहले जो अकाउंटिंग में इनकम आती थी वो तो एज पर कंपनी लॉ आ गया, मगर उसका जो टैक्स प्रोविजन आया वो एज पर टैक्स लॉ हो गया, तो वो तो मैच ही नहीं हो रहा है. इनकम और एक्सपेंडिचर आपने कंपनी लॉ के हिसाब से बताया, मगर टैक्स प्रोविजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट बताया, तो इट इज नॉट मैचिंग विद योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हिच आर शोइंग एज पर द कंपनी लॉ. देयरफॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 लाया, जिसके थ्रू क्या होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होगा. आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली आपका इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए. तो दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिफोर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो देयरफॉर AS22 लाने से हमें जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो फॉलो होगा. Tax should be accounted in the period in which the corresponding revenue and the expenses are accounted for. Accounting standard 22 covered domestic and foreign taxes based on the taxable income. The standard does not deal with the corporate dividend tax or wealth tax. There is a difference between accounting profit, that is profit calculated on the basis of accounting policies, and taxable profit, that is profit calculated as per income tax law. ये तो हमें पता ही है कि differences हो सकते हैं. वो differences दो types के हो सकते हैं. पहला डिफरेंस कैन बी योर टेम्पररी डिफरेंस एंड या टाइमिंग डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस हो सकता है आपका परमानेंट डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है सर्टेन एक्सपेंडिचर प्रेजेंटली डिसअलाउड बाय इनकम टैक्स बट अलाउड बाय कंपनी लॉ विल बी allowed by income tax in future. These are called as your timing difference. तो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इनकम टैक्स, बट फ्यूचर में करेगा, बट आपने लॉ में उसको आज ही रिकॉग्नाइज कर लिया. तो ये जो डिफरेंस हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज योर टाइमिंग डिफरेंस. तो जब भी टाइमिंग डिफरेंस होगा ना, तब तो हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट को क्रिएट कर सकते हैं. बट जब भी परमानेंट डिफरेंस हुआ, परमानेंट डिफरेंस का मतलब एक्सपेंडिचर अलाउड इन लॉ बट नॉट अलाउड इन टैक्स. जैसे एग्जांपल, आपने 43B के एक्सपेंडिचर करा, कैश एक्सपेंसेस पे कर दिया, तो इनकम टैक्स में कभी अलाउड नहीं होगा, मगर लॉ में तो अलाउड है. तो दीज टाइप ऑफ डिफरेंसेस विल बी कॉल्ड एज योर परमानेंट डिफरेंसेस. डोनेशन टू प्राइवेट फंड, प्राइवेट ट्रस्ट दिया, तो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, मगर कंपनी लॉ में अलाउड है. तो अगेन ऐसा अगर कभी भी कोई डिफरेंस आता है, तो इट इज नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स बट अलाउड इन कंपनी लॉ, विल बी कॉल्ड एज योर परमानेंट डिफरेंस. परमानेंट डिफरेंस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट टाइमिंग डिफरेंस के लिए हम डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इट हैज बीन गिवन. There are two main reasons for the difference. Timing difference. These difference originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent period. For example, difference in the rate of depreciation, difference in the method of depreciation, section 43B item of the income tax act, outstanding interest, bonus etc. अच्छा, 43B आइटम तो ये होते हैं. और जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, आई डोंट नो वो कौन से उसमें कवर अप होता है, बट कैश एक्सपेंसेस आई नो कि इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है अबव 10,000 या 20,000 लिमिट, वो आप चेक करोगे, ठीक है ना. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैज बीन गिवन, प्रोविजन फॉर डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, provision for impairment of assets etc. Permanent difference, these difference originate in one period and do not reverse
subsequently. Example, expenses charged to profit and loss but not allowed for tax purpose at all in any of the year, or income credited to the P&L account but exempted from tax. Timing difference will lead to either, जैसा मैंने बताया, deferred tax asset और deferred tax liability. When accounting profit is more than taxable profit, ये वाली बात सिर्फ अभी पढ़ा रहा हूं, समझाऊंगा जब मैं आपको अभी मेरे नोट्स दिखाने वाला हूं. तो इसमें बता रखा है टाइमिंग डिफरेंस से हमें deferred tax asset या deferred tax liability आएगा. When accounting profit, अगर हमारा accounting profit ज्यादा है taxable profit से, then a deferred tax liability is created. However, when the accounting profit is less than taxable profit, then deferred tax asset will be created. For example, accelerated depreciation allowed by Income Tax Act lead to creation of deferred tax liability. Provision for doubtful debts will lead to the creation of deferred tax asset. ये सब क्या है वो सब आपको समझाएंगे. Don't worry about this. Permanent difference are different that always remain and are of permanent nature. Permanent difference do not create any deferred tax asset or deferred tax liability. These are excluded for determining of tax expense. The difference between the expenses and the current tax, that is tax payable as per the income tax law, arises only on account of timing difference which create deferred tax asset or deferred tax liability. तो मैं बोल सकता हूं कि जो टैक्स एक्सपेंस होता है वो टैक्स एक्सपेंस विल बी इक्वल्स टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स. अब सर ये टैक्स एक्सपेंस कहां होता है? तो आई बिलीव जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हो कंपनीज के लिए, जब हम लिखते हैं उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसके बाद जब हम माइनस करते हैं तो वो टैक्स एक्सपेंस होता है. वो टैक्स एक्सपेंस में दो टाइप के टैक्सेस आते हैं. नॉर्मली तो आई बिलीव शायद 3 टाइप के टैक्सेस आते हैं, बट आपको 2 टाइप के टैक्सेस को याद रखना है. फर्स्ट, करंट टैक्स. करंट टैक्स मतलब जो आप करंट ईयर की इनकम पर पे करोगे एज पर इनकम टैक्स ओनली. उसके बाद सेकंड आता है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से क्रिएट करने वाले होते हो. तो ये दोनों मिलाकर के आपका टैक्स एक्सपेंस बनने वाला है. ठीक है ना. अब जो करंट टैक्स होता है वो हमेशा करंट रेट पर ही पे होता है. जो आज का आपका इनकम टैक्स की स्लैब्स की रेट है उस हिसाब से पे होगा. मगर जो भी आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप बनाओगे वो आप हमेशा फ्यूचर के ईयर वाली जो रेट होगी, नेक्स्ट ईयर की जो टैक्स रेट होगी उसके ऊपर बनेगा आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. कैसे होगा वो सब अभी समझाऊंगा आपको. ठीक है. करंट टैक्सेस कैलकुलेटेड यूजिंग टैक्स रेट्स एंड टैक्स लॉज एप्लीकेबल for the relevant accounting year. Deferred tax asset or deferred tax liability is determined using the tax rate and tax laws that have been enacted or substantially enacted at the balance sheet date. Further, deferred tax is not discounted to its present value. Deferred tax कभी भी discounted to its present value नहीं होता है. ठीक है ना. ये सब बातें सिर्फ अभी रीड आउट करवा रहे हैं दोस्त, अभी आपको सारी बातें समझाई जाएगी. डोंट वरी एट ऑल. Deferred tax liability must be provided for, but prudence would be required that deferred tax asset should be recognized and carried forward only to the extent. ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है. The deferred tax asset should be recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. अब ये वाली बात क्या है कि जब भी आपके क्वेश्चन में कभी भी deferred tax asset अगर आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो आपको ये वाली लाइन मेंशन करनी पड़ेगी that it is reasonably certain that future income will be available for reversing this deferred tax asset. जब आएगा अभी क्वेश्चन में तब वो भी आपको समझाएंगे. अभी हम सिर्फ ये रीड कर रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करना. अभी जब हम ये समझेंगे पूरा कि कैसे डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना है, क्या है ये, तब आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा. However, in case of unabsorbed depreciation and carried forward losses under the income tax law, deferred tax asset should be recognized only to the extent there is virtually certain that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset can be realized. तो ये आपको नोट लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में कभी ये नोट अवेलेबल नहीं हुआ तो. रिव्यू ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, हर साल बैलेंस शीट बनाते टाइम हमें डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिव्यू करना चाहिए. The carrying amount of deferred tax asset should be reviewed at each balance sheet date. If it is evident that any portion of the deferred tax asset is not recoverable because of uncertainty of future income, the deferred tax asset should be written down. Any such written down amount may be reversed in subsequent period to the extent it becomes reasonably certain that sufficient future taxable income will be available. ये सब फालतू की बातें हैं, अभी कुछ आपको ध्यान नहीं देना है.
reassessment of unrecognized deferred tax asset. Previously unrecognized deferred tax asset is reassessed at every balance sheet date. If it become reasonably certain that such unrecognized deferred tax asset will be realized, then unrecognized deferred tax asset is recognized now. ठीक है, काम की बातें नहीं है ज्यादा भी. एनी एडजस्टमेंट अराइजिंग ऑफ सच चार्ज टू पीएनएल अकाउंट इन दिस ईयर, ये भी ज्यादा कुछ काम का नहीं है. प्रॉपर डिस्क्लोजर, ठीक है. फॉर डिटरमाइन टैक्सेस ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड इंटीग्रल अप्रोचेस फॉलोड, ठीक है, ये भी काम का नहीं है. ट्रांजिशनल प्रोविजन भी काम का नहीं है. डिस्क्लोजर, आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है? द ब्रेकअप ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली. In case of deferred tax arising out of unabsorbed depreciation or losses, evidence supporting recognition should be disclosed. Deferred tax asset or liability should be disclosed separately from current assets and liabilities. They should also be distinguished from advance tax or tax provision or tax refund due. ठीक है. और deferred tax asset and liability should be set off if permissible under the tax law, but to be shown separately if not permissible. ठीक है. ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी रीड करके बता दिया कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है क्या. सिंपल सी बात है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लर्न करने वाले हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है. दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टडी. अब वो पढ़ने के लिए अब हम हमारे नोट्स पर आ जाते हैं. मैंने आपको ये चीज दिखा दी कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में था क्या, तो हमने ये पढ़ लिया है. तो नाउ वी कैन कम टू आवर नोट्स, और फिर अब हम समझेंगे उस नोट्स के थ्रू कि हमें क्या पढ़ना है. ठीक है, तो अब हम हमारे नोट्स पर आ जाते हैं. तो ये रहे आपके नोट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. अब ये मैं पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना आपको, और आपको ये समझाऊंगा कि हम इसमें कैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट क्रिएट करते हैं. बहुत इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रैक्टिकली है, इंपॉर्टेंट है. जैसे एग्जांपल है, एक एसेट आप परचेस करके लाए जिसकी कॉस्ट 200 लाख रुपए थे. 200 lakhs का आपने एक एसेट परचेस करा है. स्क्रैप वैल्यू 0 थी, उसकी लाइफ 5 years है, और ये एसेट कवर्ड है सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट के 1956 के सेक्शन 35 में ये कवर्ड अप है. प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स आपके पास 200 lakhs पर एनम है फॉर ईयर 1 2 3 4 5, और आपका टैक्स रेट है 50% का. तो अब दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 नहीं था तो क्या हुआ. तो देखो, आप समझना, आपका कॉस्ट 200 लाख का है और ये स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ 5 years है, और एसेट जो कवर्ड है सेक्शन 35 में, और आपके पास प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 200 लाख का रहा है. ठीक है. अब अगर जब AS 22 नहीं था तो क्या होता था. 5 साल के लिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या प्रॉब्लम आती थी. प्रॉब्लम आती थी कि एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं होता था, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता था, ट्रू एंड फेयर व्यू पता नहीं पड़ पाता था, और मार्केट जो है ना वो हमेशा नेगेटिवली इस बात को रिएक्ट करता था. मार्केट का मतलब होता है जो भी आपके शेयर प्राइसेस होते हैं वो आपके नेगेटिवली इसको रिएक्ट करते थे. इसकी वजह से ऐसा कैसे होता था मैं आपको समझाता हूं. देखो, आपका ईयर 1 2 3 4 5 5 साल के लिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स 200 लाख ही होता था जो क्वेश्चन में गिवन है. अब अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूंगा तो ये 200 लाख का जो मैं एसेट परचेज करके लाया, क्योंकि ये सेक्शन 35 में कवर अप हो रहा है, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. तो मेरा डेप्रिसिएशन पूरा 200 लाख हो गया, तो फर्स्ट ईयर में मेरे को पूरा मिल गया, तो नील आया जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना डेप्रिसिएशन के बाद. तो मेरा टैक्स भी तो उसके हिसाब से नील बनेगा ना. अब सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में मेरे को डेप्रिसिएशन नील मिलेगा, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 आ गया, और मेरा करंट टैक्स 50% के हिसाब से 100 100 100 100 आ गया साल के लिए. तो ये तो साहब मैंने बनाया आपका इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग. अब यही सेम चीज मैं मेरे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा. तो अकाउंट्स में सारे प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 200 ही था 5 साल में. अब क्योंकि मेरा मैं अकाउंट्स फॉलो करता हूं तो वहां पर 200 डिवाइड बाय 5 40 का मुझे डिप्रिसिएशन हर साल मिलने वाला है. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबका 160 आ गया, और करंट टैक्स तो मैं पहले फॉलो किससे करता था, टैक्स पेबल के हिसाब. अगर टैक्स पेबल पहले नील था यहां पर, तो वो भी यहां पर भी नील ही देना पड़ेगा ना मुझे, और हर साल मुझे 100 देना पड़ेगा, जबकि मेरी इनकम 160 है. 100 का टैक्स जाएगा मेरे पास हर बार में, क्योंकि मैं टैक्स तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 नहीं था तो जैसा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनता है उसके हिसाब से बनाता था मैं. तो मेरा एनपीएटी पहले साल तो आया 160 का, और दूसरे साल सब साल आया 60 का. तो यहां पर क्या हो रहा है
आई बिलीव यहां पर पहली बात तो अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। पहले साल में टैक्स प्रॉफिट 0 है और हमारे पास 160 दिख रहा है, दूसरे साल में 100 है, हमारे पास 60 दिख रहा है, तो दैट इज इट इज नॉट मैचिंग। सेकेंड, ट्रू एंड फेयर व्यू पता नहीं पड़ रहा है, यही नहीं पता पड़ रहा है क्योंकि आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो पे कर रहे हो एज पर इनकम टैक्स, बट इनकम और एक्सपेंस आप दिखा रहे हो एज पर लॉ, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही कहीं से भी कहीं तक फॉलो नहीं हो रहा है। अब एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 आया जिससे आपको आप मैच करना चाहोगे रेवेन्यू और इनकम एज पर आपके टैक्सेस को मैच करना चाहोगे आपकी रेवेन्यू और आपकी इनकम से ही, तो अकाउंटिंग रेवेन्यू अकाउंटिंग इनकम जितनी दिखा रहे हैं हम अकाउंट्स की बुक्स में उतना ही उसके हिसाब से टैक्स मैच होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ टैक्स को एडजस्ट करने के लिए हमने डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट करना होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स उसके लिए ना पहले मैं अब आपको एक नोट्स पर लेकर के चलता हूं, वो ये नोट्स ये रहे। पहले हम ये नोट्स समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब इसी वाले सेम क्वेश्चन में हम डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट करते हैं। बट बिफोर AS 22 क्या हो रहा था अभी तक ये आपको समझ में आया कि बिफोर AS 22 आप अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग इनकम तो अकाउंट्स की बुक के हिसाब से बता रहे हो, इनकम और एक्सपेंडिचर, मगर उसका जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बता रहे हो। तो आपकी जो प्रोविजन फॉर टैक्स आया वो एज पर इनकम टैक्स आ रहा है, मगर आपका बुक का जो प्रॉफिट और लॉस आप दिखा रहे हो, इनकम और एक्सपेंस दिखा रहे हो, एज पर अकाउंटिंग लॉ ही दिखा रहे हो, तो वो मिसमैच हो रहा था आपका अभी तक, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं पता पड़ रहा था अभी तक आपका। तो अब उसको मैच करने के लिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 लाया। इसके अकॉर्डिंग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट करना है तो ये मैं आपको बताता हूं। तो आपको सबसे पहले स्टेप्स टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए क्या करना है, कैलकुलेट एक्सपेंस एज पर लॉ, पहला आ गया, एक्सपेंस एज पर लॉ लिखो और साथ में एक्सपेंस एज पर टैक्स लिखो। तो पहले एक्सपेंस एज पर लॉ, एक्सपेंस एज पर टैक्स। अब अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आया तो इट विल बी डेफर्ड टैक्स एसेट, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आया, तो अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आया तो इट विल बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बट आपको कैसे चेक करना है, तो पहले स्टेप क्या आएगा, स्टेप आप एक्सपेंस एज पर लॉ लोगे, फिर सेकेंड स्टेप एक्सपेंस एज पर टैक्स लोगे, डिफरेंस देखोगे। अब ये डिफरेंस आपको ये चेक करना है, अगर ये डिफरेंस टेम्पररी है, टाइमिंग डिफरेंस है, इस साल नहीं मिल रहा नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, या इस साल मिल गया नेक्स्ट ईयर आप अकाउंट्स में दिखा दोगे, दैट इज टाइमिंग डिफरेंस। तो अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात आएगी। बट अगर ये परमानेंट डिफरेंस हो गया, कोई एक्सपेंस एज पर लॉ लिया और एक्सपेंस एज पर टैक्स लिया और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये परमानेंट आ रहा है, तो आपको यही स्टॉप करना है, तो आपको कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं करना है। बट ये डिफरेंस निकालने के बाद अगर ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से है तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप क्रिएट करोगे। तो आप पहले ये डिफरेंस निकाल लिया, फिर इस डिफरेंस का अगर ये पॉजिटिव आया तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, अगर ये नेगेटिव आया तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। मगर वो कैसे बनेगा और कितना अमाउंट आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से, जो भी डिफरेंस आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से। कौन सी टैक्स रेट से, फ्यूचर टैक्स रेट से, नेक्स्ट ईयर की टैक्स रेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आपने उसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास जो बना वो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। ये बात हुई एक्सपेंस से रिलेटेड। अगर यही रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, कोई इनकम से रिलेटेड करोगे, तो सिंपल सी बात है, इनकम एज पर लॉ लिया, इनकम एज पर टैक्स लिया, अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, और अगर डिफरेंस नेगेटिव आया तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। मगर ये अमाउंट का नहीं बनेगा, चेक करना है परमानेंट डिफरेंस या टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस तो इग्नोर, टाइमिंग डिफरेंस आया तो इसको टैक्स रेट से ही मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। यही सब लिखा हुआ है और अभी एग्जांपल के थ्रू भी चेक करवाऊंगा। तो पहले एक्सपेंस एज पर लॉ लिखा, फिर एक्सपेंस एज पर टैक्स लिखा, डिफरेंस आया, इवेल्युएट करेंगे whether the difference is timing difference or permanent difference. If timing difference, go to step 4. If permanent difference, then stop. If the difference is positive, तो DTA बनेगा. If the difference is negative, तो DTL बनेगा. अब क्या है, if in step 1 you have revenue,
देन स्टेप 4 पॉजिटिव इज डीटीएल और नेगेटिव इज डीटीए, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है सारा। इफ यू हैव बोथ डीटी एंड डीटीएल इन द क्वेश्चन देन रिकॉर्ड नेट। हाँ, अगर आपके पास एक एक्सपेंस को कंपेयर करा और एक इनकम को भी कंपेयर करा, एक डीटीए बन रहा है एक डीटीएल बन रहा है, तो आप दिखाओगे तो नेट ही, आइदर नेट डीटीएल आइदर नेट डीटीए। इन द फर्स्ट ईयर यू हैव डीटीएल, पहले साल में आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया। अब दूसरे साल में आप दूसरे साल का बनाने गए तो डेफर्ड टैक्स एसेट आया, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनेगा, वो रिवर्सल ऑफ डीटीएल बनेगा। पहले तो लायबिलिटी रिवर्स होगी ना। If in first year you have DTL and thereafter DTA, then such DTA will be called as reversal of DTL. If in first year you have DTA and thereafter DTL, then such DTA will be called as reversal of DTA. Current year tax is calculated as current year tax rate, but DTA या DTL जो होता है वो हमेशा next year की tax rate से बनता है, is calculated next year tax rate. If because of change in tax rate deferred tax created is not fully written off, then excess deferred tax should be adjusted in the year in which the change of tax rate is noted. Sorry, जब हमें पता DTA will be created only if it is virtually certain. ये वाली बात मैंने बताई, हर बार नोट लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ तो, कि DTA will be created only when if it is virtually certain that the company will have future profit for reversal. Such assumption is to be mentioned in exam if question is not satisfying. हाँ, क्वेश्चन में अगर ऐसी बात नहीं बताई तो आपको एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा कि DTA will be created only when it is virtually certain that future profits will be available for the reversal of such DTA, deferred tax asset. ठीक है। अब दोस्त मैं आपको वापस से जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उस पर ही लेकर के चल रहा हूं, आपको उसके थ्रू ही समझाऊंगा। देखो मैं सारी बात, ठीक है ना। चलो अभी हम ये बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन था जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें जब आपने देखा ना अभी ये वाला लॉ बुक्स और टेक्स्ट बुक आपने देखा अभी ये सब चीज, ठीक है, ये बिफोर चल रहा था ऐसा। अब देखो दोस्त, अब हम इसमें डीटी या डीटीएल कैसे बनाते हैं, तो हमको पता है डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है ना आपका, तो एक्सपेंस एज पर लॉ पहले आप लोगे तो हर साल का 40 40 40 40 40 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लोगे तो पहले साल में 200 आया, बाकी सब ईयर्स में डैश आ गया। तो अब आपने डिफरेंस निकाला तो 40 माइनस 200 करा तो ये नेगेटिव आया पहले साल का, तो नेगेटिव आया तो आई बिलीव ये 160 ये आपका टाइमिंग डिफरेंस ही है। इसका टैक्स रेट अगर तो अभी हमारे पास टैक्स रेट से 50% है, तो इस 160 को 50% से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास DTL आ गया 80 रुपीस का। फर्स्ट ईयर में 80 रुपीस का आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट करना है। और हर साल नेक्स्ट ईयर देखोगे तो हर साल आपके पास ये 40 40 40 था और वहां पर डैश डैश था, तो ये सारा 40 40 40 पॉजिटिव आ गया। मगर इस 40 का जो पॉजिटिव आया इसका 50% निकालेंगे तो 20 20 20 20 सब पॉजिटिव आ गया, तो ये सब DTA होना चाहिए। मगर पहले से जब DTL था तो ये 20 20 20 20 जो हर साल आप निकालोगे सेकेंड ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक, ये सारे 20 20 20 आपके रिवर्सल ऑफ DTL कहलाएंगे। तो आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले 80 की क्रिएट करी, उसके बाद हर साल आपने इसको रिवर्स भी कर दिया। इससे क्या हुआ सर, इससे मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूं, ये देखो आपके पास डेप्रिसिएशन एज पर लॉ लिया 40 40 40 40 हर साल 5 साल के लिए, फिर डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लिया 200 का, तो टाइमिंग डिफरेंस पता पड़ा 160 40 40 40 40 का, और ये 160 आपका नेगेटिव में है। तो आपने DTL क्रिएट करा 80 रुपीस का, क्योंकि इसको मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट करेंगे तो DTL बनेगा, तो वो 80 बनाया हमने। और हर बार ये 40 जो पॉजिटिव था इसको DTA बोलते हैं हम, मगर इसको हम DTA की जगह क्या बोलेंगे, रिवर्सल ऑफ DTL। तो आपने 20 20 20 20 रिवर्स भी कर दिया। अब करंट टैक्स तो आपका वो आपका करंट प्रॉफिट के हिसाब से आ जाएगा। करंट टैक्स तो आपका नील 100 100 100 100 ये एज पर इनकम टैक्स लॉ ही आया, तो करंट टैक्स तो आपका आ गया टोटल टैक्स निकालने के लिए। करंट टैक्स तो आपके पास डैश 100 100 100 100 जो तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आता है। इसके बाद अब आप इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को ऐड करते हो और डेफर्ड टैक्स एसेट को लेस करते हो। तो हमने क्या करा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने 80 क्रिएट करा, तो हमारे पास टोटल टैक्स 80 हो गया। और
हर साल जो करंट टैक्स 100 था, अब नेक्स्ट ईयर आपने इसमें रिवर्सल ऑफ डीटीएल करा, तो वो एक तरीके से डीटीएल तो उसको लेस कर देंगे हम, तो ये 20 लेस कर दिया, तो देखो आपका टोटल टैक्स हर साल बराबर आ गया 80 आ गया। तो दैट वाज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग डीटीएल या डीटीए, कि आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो, आपका इनकम और एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली टैक्स मैच हो, ठीक है ना। अब पीएनएल में जब हम बनाएंगे तो पीबीटी तो हमारे पास 200 160 ही आ गया, वो तो आप ये जो था आपके पास 160 ये आपका जो पहले वाला था ना, ये रहा 160 ये पीबीटी तो यही आ गया आपके पास बुक का, और टैक्स आपने एक्सपेंस सब में 80 माइनस कर देना है, टोटल टैक्स वाला जो आपने करा, तो आपके पास एनपीएटी सबका देखो बराबर आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्रीज आपको बतानी है, ठीक है। तो जो करंट टैक्स हम पे करते हैं उसकी एंट्री होती है टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, दैट इज एन एंट्री फॉर पेइंग द करंट टैक्स। तो करंट टैक्स पे करने की एंट्री आप पास करते हो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और ये टैक्स एक्सपेंस कहां चला जाता है, पीएनएल में चला जाता है, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस। ये तो करंट टैक्स की बात हो गई साहब। अब जब भी डेफर्ड टैक्स एसेट या टैक्स लायबिलिटी होता है ना, तो एंट्री पास होती है टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और फिर ये टैक्स एक्सपेंस वापस से पीएनएल में जाने वाला है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, जितने की भी आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाई है उसकी ये एंट्री हो जाएगी। अब अगर यही डेफर्ड टैक्स एसेट होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस नहीं होता है। तो दैट इज द एंट्री यू आर गोइंग टू पास फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट। और जब भी इसका रिवर्सल हो रहा है तो आप भी रिवर्स कर दोगे, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करा, एंट्री टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी करा था, तो रिवर्सल करोगे तो एंट्री विल बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू टैक्स एक्सपेंस, दैट इज व्हाट यू विल डू। तो देखो पहले साल टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स, ये फर्स्ट ईयर आपने एंट्री कर दी, जो आपने 80 रुपीज का डीटीएल बनाया उसकी, और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस आप पीएनएल में ले गए इस 80 रुपीज को। इसके बाद जब आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आए, तो पहले जब आपने कैश बैंक 100, फर्स्ट ईयर भी आप वही कर सकते थे, फर्स्ट ईयर आपने टैक्स कुछ पे नहीं करना था ना आपको, ये आपका फर्स्ट ईयर आया ही नहीं था ना, नील आया था ना करंट टैक्स, इसलिए फर्स्ट ईयर कोई एंट्री नहीं थी। बट अब सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप टैक्स एक्सपेंस पहले पे कर रहे हो करंट टैक्स, तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 100 टू कैश बैंक 100, फिर उसके बाद आप डीटीएल को रिवर्सल भी कर रहे हो, तो डीटीएल अकाउंट डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 2020, तो पीएनएल में आप लेकर के जाओगे 80 रुपीज ओनली, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 80, और यही तीनों एंट्रीज आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सेम एंट्रीज करनी है। ऐसे ही आपका ये हर बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन आपका 80 था, क्वेश्चन नंबर 80, मैं आपको चेक भी करवा साथ में, पहले क्वेश्चन नंबर 80 एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था जो अभी आपने करा। यस, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 80। कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज इन ईयर 1 इज 200 lakhs, डेप्रिसिएशन बुक्स पर 20% लगाते हो आप, और इनकम टैक्स रेट पर 100% है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 200 lakhs है फॉर ईच ऑफ द 1 to ईयर 5, रेट ऑफ टैक्स 50% है, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एंड शो द जनरल एंट्री। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है साहब, तो अब आप क्या करोगे, तो आई बिलीव यहां पर जब आप देखोगे तो आप वापस से ईयर 1 2 3 4 5 बनाओगे, और ये बिफोर वाला नहीं करके बताना है, जो बिफोर मैंने आपको दिखाया था ना, वो सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। आपका इनकम टैक्स AS 22 नहीं था, तो पहले क्या होता था वो चीज समझाई थी, तो वो आपको नहीं बनानी। आपको जो आफ्टर वाला मैंने बनाया ना, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालने वाला, कैसे, डेप्रिसिएशन एज पर लॉ, सेकेंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स, 5 साल के 5 कॉलम, डिफरेंस निकाला, जो भी डिफरेंस आया अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कभी भी ये रिवर्सल होगा तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं कहलाएगा, वो रिवर्सल ऑफ डीटीएल कहलाएगा। बस दैट इज व्हाट यू हैव टू शो। उसके बाद वो जो अपन ने पीबीटी वाला बना करके बताया था पूरा, कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन या टैक्स एक्सपेंस अपन ने निकाल के बताया था कि करंट टैक्स तो अपन को करंट प्रोविजन फॉर टैक्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा,
और जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी है वो भी हमने इसके हिसाब से क्रिएट कर दिया। तो उसको दोनों को एडलेस करते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को ऐड करते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट को लेस करते हैं करंट टैक्स में, तो हमारे पास टोटल टैक्स एक्सपेंस आ जाता है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टोटल टैक्स माइनस, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज पास, तो जब भी करंट टैक्स पे करते हैं तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और फिर जब भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करा तो तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, रिवर्सल करा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, और फिर ये टैक्स एक्सपेंस को आप पीएनएल में ले जाते हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस। ये एंट्रीज आपको पास भी करनी होती है। तो यही अभी हमने क्वेश्चन नंबर 80 पूरा आपका सॉल्व करा था और जनरल एंट्रीज भी बता दी थी। ठीक है, चलो। तो अब अगर मैं आपसे वापस से पूछूंगा कि कभी भी आपको डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करना है, क्वेश्चन में बोला है, तो आप क्या करोगे? तो आई बिलीव आप सबसे पहले लोगे एक्सपेंसेस एज पर लॉ, फिर उसमें से माइनस कर दोगे एक्सपेंसेस एज पर टैक्स। अगर ये परमानेंट डिफरेंस हुआ तो कुछ भी नहीं करना है, अगर ये टाइमिंग डिफरेंस हुआ तो इसको फ्यूचर की टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड आउट डीटीए या डीटीएल। अगर पॉजिटिव डिफरेंस था तो डीटीए बनेगा, नेगेटिव डिफरेंस था तो डीटीएल बनेगा। दैट्स इट, इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? ये हमने अभी आपका क्वेश्चन नंबर 80 देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में ही। तो आई बिलीव अब हम आपके ये कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं और साथ में डिफरेंस भी समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट इज अ टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। तो देखो, टाइमिंग डिफरेंस क्या? डिफरेंस अराइज इन 1 ईयर एंड इज रिवर्स इन 1 और मोर सब्सिक्वेंट ईयर। ये तो मैंने आपके नोट्स में भी दे रखा है, आपको लर्न करना है ये। और परमानेंट डिफरेंस क्या? डिफरेंस अराइज इन 1 ईयर एंड इज नेवर रिवर्स्ड। अगर टाइमिंग डिफरेंस होता है तो क्रिएट करो डीटीए या डीटीएल, अगर परमानेंट डिफरेंस होता है तो डू नॉट क्रिएट डीटीए या डीटीएल। तीसरा इसका एग्जांपल बता दिया कि डेप्रिसिएशन है या फिर एक्सपेंसेस विच आर कवर्ड बाय सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है ना? तो ये सब आपके टाइमिंग डिफरेंस के। परमानेंट डिफरेंस मतलब कैश एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 10,000 डिसअलाउड इन टैक्स अलाउड इन लॉ, या फिर डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट डिसअलाउड इन टैक्स अलाउड इन लॉ। ये तो आपको टैक्स आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन टाइमिंग एंड परमानेंट। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम एग्जांपल देखते हैं साथ में आपका। देखो, जैसे अगर डेप्रिसिएशन एज पर लॉ 10 लाख का है और डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स 25 लाख का है, टैक्स रेट 30% है, तो कैलकुलेट डीटी या डीटीएल पूछा है। तो आप कैसे करने वाले हो? तो 10 माइनस 25 15 लाख हो गया। ये नेगेटिव आ रहा है तो डीटीएल बनेगा 15 लाख का 30% मतलब 5 लाख। 15 लाख का 30 4.5 लाख ये आ गया। डीटीएल 4.5 लाख। आई बिलीव अब आपको समझ में आने लग रहा होगा। ठीक है ना? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का ही। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था हमारे पास 2.5 लाख का, टैक्स रेट है 30%। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट करो डीटीए या डीटीएल। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम। तो आई बिलीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर मैं आपको बोलूं तो आई बिलीव एज पर लॉ तो आप पहले साल में पूरे फर्स्ट ईयर में पूरा राइट ऑफ कर लोगे, और जो टैक्स होगा उसमें हम कब करेंगे? 5 इयर्स में करने वाले हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स आप उसको राइट ऑफ करने वाले हो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एज पर लॉ 50,000 ही आ गया फर्स्ट ईयर में, और जो एक्सपेंसेस एज पर टैक्स है वो पूरे 5 साल में आएगा 10,000 तक का। तो आई बिलीव माइनस करा तो आपका पॉजिटिव आ गया 40,000 का, और 40,000 का जो फर्स्ट ईयर में पॉजिटिव आया उसका 30%, तो 40,000 का 30% विल भी 12,000। 12,000 का आपका फर्स्ट ईयर में डीटीए बन गया, और हर साल नेगेटिव 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 आया तो 10,000 का 3,000 हो गया हर साल, है ना? मगर वो रिवर्सल ऑफ डीटीए बन जाएगा। दैट्स इट, रिवर्सल ऑफ डीटीए ये रहा 3,000 का। तो आई बिलीव ये भी आप समझ गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 3 का। अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ठीक है ना? अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब आप दोस्त ये बताओ अनएमोर्टाइज्ड किस में होगा? आई बिलीव ये इनकम टैक्स एक्ट में होगा, क्योंकि आपको ये एक्सपेंसेस तो आप एज पर कंपनी एक्ट तो आप फर्स्ट ईयर में का पूरा राइट ऑफ कर ही लेते हो ना, एमोर्टाइज कर ही लेते हो। इसीलिए तो अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 एज पर टैक्स आपको गिवन है। अब टैक्स रेट है 30%, और क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट डीटीएल या डीटीए। तो अगर ये अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 40,000,
इसका मतलब एक्सपेंसेस एज पर लॉ तो पूरा का पूरा ही आपने अमोर्टाइज कर लिया होगा 40,000, तो मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस एज पर लॉ 40,000 और एक्सपेंसेस एज पर टैक्स निल हो गया क्योंकि अनअमोर्टाइज बचा हुआ है आपके पास, ये अभी तक आपने चार्ज नहीं करा इसको, तो ये डैश हो गया, मगर उसमें तो पूरा का पूरा अमोर्टाइज हो गया होगा 40,000 का ही, तो आपका ये 40,000 माइनस जो एक्सपेंसेस एज पर टैक्स तो निल हो गया, तो आई बिलीव ये पॉजिटिव आया 40,000 का 30% 12,000 का आप DTA बना दोगे, दैट्स इट। DTA टैक्स रेट इनटू टाइमिंग डिफरेंस करा तो 12,000 आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी अगर अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बताया 40,000 या जितना भी अमाउंट एज पर लॉ, तो सॉरी एज पर टैक्स, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अनअमोर्टाइज है, इसका मतलब एक्सपेंसेस एज पर टैक्स तो निल हो गया, बट एक्सपेंसेस एज पर लॉ तो पूरा का पूरा अमोर्टाइज हो गया, इसलिए हमें तो एक्सपेंसेस से मतलब है, अनअमोर्टाइज से मतलब नहीं है। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर लॉ तो डैश कर देते हैं, और क्योंकि ये टैक्स का गिवन है तो इसको 40,000 ले लेते हैं, तो आंसर पूरा ही उल्टा हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अनअमोर्टाइज लॉ टैक्स में है तो लॉ में पूरा अमोर्टाइज है, तो एक्सपेंस तो पूरा आ गया ना लॉ में, मगर टैक्स में नहीं आया क्योंकि वो अनअमोर्टाइज है अभी, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 3, राइट। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। प्रॉफिट आपके पास 10 लाख है लॉ का, डेप्रिसिएशन लॉ का आपके पास 5 लाख है, डेप्रिसिएशन टैक्स का आपके पास 12 लाख है, और डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट आपके पास 15 लाख है। टैक्स रेट आपके पास 50% है, तो आपके पास प्रॉफिट लॉ का कितना है 10 लाख, डेप्रिसिएशन लॉ का 5 लाख है, डेप्रिसिएशन टैक्स का 12 लाख है, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट 15 लाख है, और टैक्स रेट आपके पास 50% गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो DTA या DTL, करंट टैक्स निकालो, टोटल टैक्स निकालो, तो ये 4 चीजें पूछिए, DTA DTL निकालो, करंट टैक्स निकालो। तो आई बिलीव सबसे पहले अगर मुझे करंट टैक्स निकालना है तो करंट टैक्स तो मेरे पास प्रॉफिट एज पर टैक्स निकालू पहले मैं, और उसका फिर मैं करंट टैक्स 50% के हिसाब से निकालूंगा ना। तो प्रॉफिट एज पर टैक्स निकालने के लिए मेरे पास प्रॉफिट एज पर लॉ तो है, उसमें मैं डेप्रिसिएशन एज पर लॉ ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लेस कर दूंगा, और डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट जो मैंने दे रखा है वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता, तो वो भी मैं ऐड बैक कर दूंगा। तो आई बिलीव 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 15 लाख, तो 15 30 लाख हो गए। 30 लाख में से अगर मैंने डेप्रिसिएशन 12 लाख का लेस कर दिया तो 18 लाख मेरे पास बचना चाहिए, दैट विल बी योर प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। 18 लाख का 50% मतलब 9 लाख का मेरा करंट टैक्स आना चाहिए। तो ये तो मैंने करंट टैक्स निकाला, देखो इसने क्या करा, करंट टैक्स के लिए अभी दिखा दूंगा मैं आपको ना। अब DTA और DTL की बात करेंगे, तो DTA और DTL निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में 2 एक्सपेंसेस है, एक तो डेप्रिसिएशन है और एक डोनेशन है। तो पहले मैं जब डेप्रिसिएशन के लिए चेक करूंगा तो डेप्रिसिएशन एज पर लॉ 5 लाख है, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स 12 लाख है, तो 5 माइनस 12 7 लाख नेगेटिव में आ गया, तो DTL बनेगा 7 लाख का 50% यानी 3.5 लाख, ये आपके पास DTL बन गया, DTL बन गया आपके पास 3.5 लाख का। अब साथ में डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट 15 लाख है, तो डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट डोनेशन एज पर लॉ 15 लाख आ गया, मगर डोनेशन एज पर टैक्स निल हो गया, और ये परमानेंट डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इससे नो DTA नो DTL बन रहा है। तो अब अगर आपसे इस क्वेश्चन में आंसर पूछा है तो DTL तो आ गया 3.5, करंट टैक्स आ गया 9, और टोटल टैक्स आ गया 9 प्लस 3.5, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, करंट टैक्स प्लस DTL, तो 3.5 प्लस 9 विल बी 12.5 विल बी योर आंसर। चेक करते हैं देखो। तो इसने सबसे पहले डेप्रिसिएशन एज पर लॉ 5 लाख 12 लाख लेकर टाइमिंग डिफरेंस 7 लाख का 3.5 लाख आपका DTL बना दिया। फिर इसने आगे क्या करा, तो डोनेशन एज पर लॉ दिस तो परमानेंट डिफरेंस है, तो नो DTA DTL। करंट टैक्स बनाने के लिए टैक्सेबल इनकम निकाली 18 लाख की, जैसे मैंने आपको बताई 50% करके 9 लाख दिया। फिर इसने करंट टैक्स बताया आपको उसमें 9 लाख, DTL को ऐड कर दिया 3.5 और DTA को लेस कर दिया, तो टोटल टैक्स 12.5 आ गया। एंड दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई बिलीव अब आपको समझ में आने लग रहा है ना कि हमें कैसे सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल एक और है, प्रॉफिट लॉ का है 20 लाख, डेप्रिसिएशन लॉ का है 5 लाख,
डेप्रिसिएशन टैक्स का है 15 लाख, इंटरेस्ट एक्रूड 5 लाख है, कैश एक्सपेंस 20 लाख है। तो आई बिलीव ये सब दे रखा है और टैक्स रेट 35% है। कैलकुलेट वापस से वही सेम क्वेश्चन, डीटीए या डीटीएल, करंट टैक्स और टोटल टैक्स निकालो। तो पहले मैं डीटीए और डीटीएल की बात करूंगा आपके साथ अभी इसमें ना। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट डीटीए और डीटीएल, तो आई बिलीव हम डेप्रिसिएशन लेंगे एक तो एज पर लॉ और एज पर टैक्स। तो आई बिलीव ये 10 लाख आ गया, 10 लाख का 3.5 यानी 3.5 ही हो जाएगा ना, 10 लाख का 35% मतलब 3.5 लाख आपका डीटीएल बन गया पहला। तो फिर इंटरेस्ट एक्रूड 5 लाख है, तो आई बिलीव इंटरेस्ट एज पर लॉ 5 लाख आ गया, मगर इंटरेस्ट एज पर टैक्स तो एक्रूड है, तो वो तो जब पे करेंगे जब भी मिलेगा टैक्स में। तो वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हम निल ले लेंगे क्योंकि वो पेड इन ईयर 2 है, तो वहां ईयर 2 का देखेंगे हम, बट पहले ईयर 1 में तो हम उसको निल ले लेंगे। तो 5 लाख और डैश, तो ये डीटीए बन गया। तो 5 लाख का 35% आप निकाल लोगे तो ये आपका डीटीए बनेगा। एक मिनट ना, मैं निकाल लेता हूं साथ साथ। 5 लाख का 35%, तो 1.75 का आपका डीटीए बनेगा इसमें। ये इंटरेस्ट की बात हो गई। फिर हम कैश एक्सपेंस की बात करते हैं, तो 20 लाख तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाता है आपके टैक्स में, परमानेंट डिफरेंस, तो नो डीटीए नो डीटीएल। तो अब अगर हम देखेंगे तो 3.5 माइनस आई बिलीव 1.75 डीटीए, तो आपका डीटीएल बना 1.75 का ही नेट आ गया ना आपका ही। अभी चेक करवाऊंगा आपको, चलो पहले चेक भी करवाता हूं। तो डेप्रिसिएशन एज पर लॉ 5 लाख, डेप्रिसिएशन टैक्स 15 लाख, टाइमिंग डिफरेंस 10 लाख, तो 3.5 का डीटीएल आया। फिर यहां पर इंटरेस्ट की बात करी फर्स्ट ईयर में, तो 5 लाख डैश 5 लाख आया, तो ये डीटीए बना 1.75 लाख का। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और कैश एक्सपेंस के लिए तो नो डीटीए नो डीटीएल होता है, तो नेट डीटीएल आपने बना दिया 1.75 लाख फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो आई बिलीव सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन तो हमें कुछ दे नहीं रखा है, मगर जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट 5 लाख का, वो इंटरेस्ट एज पर लॉ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में निल, मगर एज पर आपका दिस क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 5 लाख, क्योंकि सेकेंड ईयर में पे कर दिया, तो वो सेकेंड ईयर में 1.75 का आपका इस बार वो रिवर्सल हुआ, तो डीटीएल होना चाहिए था, मगर उसको हम बोलेंगे रिवर्सल ऑफ डीटीए। ठीक है ना। तो ये नेट टैक्स है। अब करंट टैक्स आपको निकालना है। इससे पहले डीटीए और डीटीएल तो मैंने आपको बता ही दिया है फर्स्ट ईयर का। अब करंट टैक्स बताता हूं मैं पहले आपको फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का करंट टैक्स के लिए प्रॉफिट एज पर लॉ 20 लाख लोगे, उसमें डेप्रिसिएशन एज पर लॉ जो है उसको ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स को लेस कर दोगे, इंटरेस्ट एक्रूड को ऐड कर दोगे, और कैश एक्सपेंस को भी ऐड कर दोगे। तो व्हेन यू विल डू दैट, आपके पास टैक्सेबल इनकम 35 लाख आ जाएगा, और इसका आप 35% निकाल दोगे, वो आपका करंट टैक्स हो जाएगा। तो ये आपका करंट टैक्स भी आ गया, दोनों को ऐड करा तो ये आपके पास टोटल टैक्स भी हो गया 14 लाख का। अब अगर आपसे जनरल एंट्रीज पूछता है, तो आई बिलीव फर्स्ट ईयर में जब हम करंट टैक्स की एंट्री करेंगे, करंट टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, वो तो 12.25। उसके बाद सेकेंड एंट्री विल बी डीटीएल क्रिएट कर रहे हो तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीटीएल 1.75, और थर्ड एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस। ये आगे, ये फर्स्ट ईयर की बात हुई। इसमें इसने अभी सेकेंड ईयर का करके नहीं बताया, वो रिवर्सल ऑफ डीटीए वो करके नहीं बताया, इंटरेस्ट का वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसके बेसिस पर नाउ लेट अस फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 79 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको क्या गिवन है, एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 8 लाख एंड एज पर टैक्स रिकॉर्ड 14 लाख, unamortized preliminary expenses as per tax record is 10 lakh. There is adequate evidence of future profit sufficiency. ये DTA के लिए बता दिया. How much deferred tax asset or liability should be recognized as transition adjustment? Tax rate is 30%. ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली निकालने को बोल रहा है आपको। तो डेप्रिसिएशन 8 लाख लिया और 14 लाख लिया, तो 6 लाख का नेगेटिव होगा, तो DTL बन जाएगा 6 लाख का 30%, यानी 1,80,000। पहला तो ये हो गया। फिर अनएमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड 10 लाख है, तो आई बिलीव एक्सपेंसेस एज पर लॉ 10 लाख, एक्सपेंसेस एज पर टैक्स डैश, क्योंकि वो अनएमोर्टाइज्ड है, तो ये ध्यान रखना है। तो 10 लाख हो गया, तो 10 लाख डीटीए बना, और 10 लाख का 30% 3 लाख, तो 3 लाख में से 1,80,000 गए, तो आपका नेट डीटीए बन जाएगा 1.2 का, 1,20,000 का। चेक कर लेते हैं इसमें ना। चलो, ये रहा आपके पास डेप्रिसिएशन तो लिया तो 1,80,000, फिर ये डीटीए लिया आपने
ये तो DTL आया, ठीक है, DTL 1.8 आ गया, और ये 10 लाख का, एक मिनट यार, ये थोड़ा कोई दूसरा क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज आ गई क्या? क्वेश्चन नंबर 79 में एक मिनट, अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड इज 10 लाख, दिस इज देयर इज एडिक्वेट एविडेंस, प्रॉफिट हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइफ शुड बी ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट। हाँ तो दोस्त हमने तो सही करा है, वो 10 लाख वो हुआ ना, तो 10 लाख का 30% 3 लाख ही होता है, तो 3 लाख और 1.8 तो 1.2 ही होगा, इसमें थोड़ा सा आगे मिसिंग है ये कुछ और आ गया है यहाँ पर, करंट टैक्स रिवर्सल ऑफ DTA और DTA, ये कुछ और आ गया दोस्त, ये 10 लाख ये जो आ रहा है ना, ये किसी और क्वेश्चन का आ गया, ठीक है, तो इसको मैं आपको बाद में दिखवाता हूँ, ये वाले क्वेश्चन की, ये कौन से क्वेश्चन का आया वो देखते हैं अभी हम, ठीक है, बट आई बिलीव आपको वो वाली बात तो समझ ही गई होगी, हाँ यस, वो बाद में देखते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 79 आपको समझ गया होगा, ये जो आपने देखा अभी, दैट इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, राइट, तो ये तो आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 79 भी, तो क्वेश्चन नंबर 79 हो गया और क्वेश्चन नंबर 80 हो गया हमारा, ठीक है। अब आई बिलीव अगर हम 81 देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ईयर 1 and 2 200 lakhs each, provision for interest on loan from financial institution in year 1 20 lakhs, paid in the year 2, rate of tax is 50%, calculate deferred tax asset और show journal entries। हाँ तो अब ये वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 81 आई बिलीव, तो ईयर 1 और 2 में आप 200 लाख तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको एक तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करके बताना, तो प्रोविजन आपने फर्स्ट ईयर बनाया एक्सपेंस 20 लाख का, मगर वो फर्स्ट ईयर रेट ऑफ टैक्स हो गया, सॉरी तो फर्स्ट ईयर डैश आ जाएगा पर टैक्स, तो 20 का आपका पॉजिटिव आया तो DTA बन जाएगा 50%, मतलब 10 का आपका पॉजिटिव हो गया DTA, और दूसरे ईयर में यही 10 लाख आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो रिवर्सल ऑफ DTA हो जाएगा। अब आप करंट टैक्स की बात करोगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 200 लाख का, इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 1 and 2 200 लाख, ठीक है ना। तो अब आप इसमें जब बात करोगे इस 20 की, तो वो 220 आपको एड बैक करना पड़ेगा ना वापस से, क्योंकि टैक्स में तो अलाउड होगा नहीं, तो 220 करा तो 220 का 50%, यानी 110 आपका करंट टैक्स आएगा पहले साल का, और दूसरे साल में आपके पास ये 200 है, तो 200 में से आप 20 माइनस कर दोगे तो 180, और 180 का आप निकालोगे तो 90 रुपए आएगा। तो पहले साल करंट टैक्स 110 और दूसरे साल 90, और पहले साल आपका DTA डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा आपका 20 लाख था ना, तो 20 लाख का पहले साल में DTA तो 50%, मतलब 10 लाख, पहले साल में 10 लाख बन गया आपका, ये है ना, और दूसरे साल में आपका बन जाएगा रिवर्सल 10 लाख का ही। हाँ तो अब हम इसको चेक करते हैं, कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एंड शो जनरल एंट्रीज है ना, तो देखो ये रहा है यहाँ पर, ये इसने ये जो बताया है ये क्वेश्चन नंबर 81 का है। देखो पहले तो DTA बनाया आपने 10 का और रिवर्सल ऑफ DTA हो गया 10 का। अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स ईयर 1 का करंट 110 और उसमें 90, ये तो आप समझ ही दिया था मैंने आपको। फिर रिवर्सल ऑफ DTA कर दिया इसमें, यहाँ पर 10 और ये 10 को माइनस कर दिया, तो आपके पास टोटल टैक्स आ गया 100 और यहाँ पर भी 100, ये मैच हो गया आपका। अब आप इसकी जनरल एंट्री पूछोगे तो पहले साल में करंट टैक्स को पे करने की टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टैक्स एक्सपेंस टू कैश बैंक 110। फिर उसके बाद DTA आपने बनाया, तो DTA अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 10, तो आपका PNL में चला जाएगा 100 रुपए का ही, तो PNL अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस ये रहा। फिर ईयर 2 की बात करेंगे हम, तो टैक्स एक्सपेंस जो हमने पे करा कैश बैंक 90, और साथ में हमारा ये रिवर्सल हो गया, तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू DTA 10, तो टैक्स PNL अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 80, 100 सॉरी, ये 90 के बाद इस दोनों को ऐड कर दिया ना अपन ने, तो 100। तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 81 आंसर। तो आई बिलीव 79 भी हो गया, 80 हो गया और 81 हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आपके नई बात पर, एक इंपॉर्टेंट लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है वो है मल्टीपल टैक्स रेट। मल्टीपल टैक्स रेट का मतलब क्या होता है कि टैक्सेबल इनकम है आपकी 50 लाख की फॉर ईयर 1 and 2, इंटरेस्ट 10 लाख एक्लूड इन ईयर 1, पेड इन ईयर 2, ठीक है ना, और टैक्स रेट आपको ये गिवन है
है ना, ईयर 1 और पेड इन ईयर 2, ठीक है। उसके बाद आपको ये टैक्स रेट्स गिवन है, 50% फर्स्ट ईयर का है, 40% सेकेंड ईयर का है, 30% थर्ड ईयर का है। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है करंट टैक्स। तो करंट टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्सेबल 50 लाख है 1 और 2 ईयर का। तो ये 50 लाख का पहले साल का तो 50% 25 लाख हो जाएगा और दूसरे साल का 40% आपका 20 लाख हो जाएगा। तो ये आपने करंट टैक्स तो निकाल दिया। बट जब अब मेरे को डेफर्ड टैक्स एसेट या कैलकुलेशन ऑफ डीटी या डीटीएल करना है तो देखो, मेरा एक्सपेंस इंटरेस्ट पहले साल का 10 लाख एज पर लॉ और एज पर टैक्स निल, उधर डैश और फिर 10 लाख, है ना, सेकेंड ईयर का। अब जब मैंने ये 10 लाख का बनाया, टाइमिंग डिफरेंस आया 10 लाख का, तो 10 लाख का अब मैं जब डिटेल बनाता हूं तो नेक्स्ट ईयर की टैक्स रेट लेता हूं 40% की। तो जब 40% की ली तो 4 लाख आ गया। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर इसको रिवर्सल करने जा रहा हूं 10 लाख को, ये जो मैंने डीटीए बनाया था ना, इसका रिवर्सल करने जाऊंगा मैं नेक्स्ट ईयर, तो अब ये 10 लाख का मैं नेक्स्ट ईयर के परसेंट से लूंगा तो 30% ही आया, तो वो तो 3 लाख ही हुआ। अब मेरे को ये वाली बात ध्यान रखनी है हमेशा, बट अब मेरे को ये जो 1 लाख रुपए भी बच रहा है जो रिवर्सल नहीं कर पाया मैं ड्यू टू द चेंज ऑफ टैक्स रेट, तो यहां पर मुझे ये वाली बात ध्यान रखनी है कि मैं इसी ईयर में इसको राइट ऑफ और कर दूंगा डीटीए को। इसको रिवर्सल नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो रिवर्सल नहीं कर पाऊंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा डायरेक्टली मैं पीएनएल में। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बस ये वाली बात इसमें समझानी थी कि अगर टैक्स रेट चेंज होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल बात है, क्योंकि मैं आगे ले ही नहीं जा पा रहा हूं, उसको आगे एडजस्ट नहीं कर सकता हूं। टैक्स रेट चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि वो एक्सपेंस मैंने पूरा ही इस ईयर में ही चार्ज कर लिया था। तो इसका मतलब उसका डीटीए या डीटीएल इस ईयर में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बट टैक्स रेट बदल गई, टैक्स रेट और कम हो रही है, तो मैं उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं उसको इस ईयर में ही राइट ऑफ कर लूंगा। तो कभी भी अगर ऐसा मल्टीपल टैक्स रेट होता है तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है। तो दैट इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी। तो इसमें करंट टैक्स तो आपने देख लिया, वही वो 25 लाख आ गया और ये 4 लाख हो गया, और यहां पर 20 लाख था और ये भी 4 लाख हो गया, क्योंकि इसमें आपने डीटीए को राइट ऑफ भी करा है। और वही एंट्री होती है राइट ऑफ की, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीटीए रिटर्न ऑफ, जो हम रिवर्सल की करते हैं वो की वही सेम एंट्री करनी है आपको। तो 4 लाख हो गया, तो टोटल टैक्स आपका दोनों में, पहले में 21 लाख और दूसरे में 24 लाख आ गया। दैट इज व्हाट यू हैव शोन। नाउ लेट अस सी योर दिस क्वेश्चन नंबर 81 तक हो गया हमारा। 82 आपको नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है, और 84 भी नहीं करना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन कट करने, 82 और 84, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 के ये जो क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स गिवन है, उसमें से आप ये जो सेकंड पार्ट गिवन है उसको कट कर देना, बी वाले को, सिर्फ हमें ए वाला पार्ट ही करना है क्वेश्चन नंबर 86 का। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 86 नाउ। Delima Limited has operating profit before taxes and depreciation of 500 lakhs in each of the 3 years. The company purchased a microcomputer for 240 lakhs in the beginning of first year. The expenditure was fully allowed as a deduction under section 35 of the Income Tax Act. However, the company has decided to amortize expenses over its useful life of 3 years in its books. Tax rate for 3 years are year 1, year 2, year 3. If it is assumed that future tax rates are known only 1 year ahead, pass journal entries for all the 3 years. ठीक है, तीनों साल के लिए आपको जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है, बस ये फर्स्ट पार्ट आपको करके देना है इस क्वेश्चन में। तो अब समझिए, जब मल्टीपल टैक्स रेट आ गई तो पहली बात देखो, आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स तो 500 लाख तीनों में लिख दोगे, ठीक है ना। अब आप फर्स्ट ईयर में इसको आपको डेप्रिसिएशन मिल गया आपको माइक्रो कंप्यूटर का 240, तो 500 माइनस 240 मैं पहले साल में कर सकता हूं। मैं पहले करंट टैक्स बता रहा हूं आपको। तो करंट टैक्स कैसे आया, 500 माइनस 240 कर दिया मैंने, तो मेरे पास 260 बचा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स, और उसका मैं 40% निकाल दूंगा पहले साल में, 40%। तो मेरे पास 104 करंट टैक्स आया पहले साल का। दूसरे साल का मुझे निकालना है, तो मेरे पास वहां पर प्रॉफिट रहेगा 500 का ही, और 500 का मैं 38% निकाल दूंगा, 190, और ऐसे ही मैं 500 का ही 35% निकाल दूंगा। तो ये मेरे पास करंट टैक्स आ गया 175 का। मैं आपको पहले ये चीज दिखा देता हूं यहां पर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 86 था। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 500 500 500 240 करा तो 260 आया, तो देखो 104 करंट टैक्स, फिर ये 190 और 115। बोलो यहां तक बात समझ में आई, एकदम क्लियर हुई यहां तक बात। अब हम इसके बाद चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ डीटीए या डीटीएल करना है।
तो दोस्त डीटीए या डीटीएल करेंगे हम, तो हम डेप्रिसिएशन एज पर लॉ लेंगे, तो दैट विल बी 80 80 80 फॉर द 3 years। एंड व्हेन यू विल टेक डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो फर्स्ट ईयर में 240 आ गया और दोनों साल में डैश डैश हो जाएगा, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। देखो ये 80 लिया 80 लिया 80 लिया और डैश डैश 240 डैश और डैश कर दिया। फिर उसके बाद इसका मतलब पहले साल में 1 का नेगेटिव आया तो डीटीएल बनेगा, बट ये कौन सी रेट से बनेगा? 38% से बनेगा, ये 40 से नहीं बनेगा क्योंकि 40 तो करंट ईयर की रेट है, तो 38% से बनाया। देखो मैंने तो 160 टाइमिंग डिफरेंस आया तो डीटीएल बनाया मैंने 160 का 38%, दैट इज 60 रुपीज, 66 रुपीज आ रहा है क्या? 60 आ रहा है क्या? 160 का 38%, एक मिनट आंसर, 160 इंटू 38% बनाया मैंने, तो 60.8 आ गया आपका, ये 60.8। यस, ये आपने डीटीएल बना दिया। अब जब नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहां पर 80 था, यहां पर डैश था, तो 80 डीटीएल की जगह डीटीए हो जाएगा, तो रिवर्सल ऑफ डीटीएल कहलाएगा। तो इस 80 का रिवर्सल ऑफ डीटीएल अब अगर हम नेक्स्ट रेट से करेंगे 35% से, तो जब आप इसको 35% से करोगे तो 80 का 35 तो 28 ही होता है। बट साथ में जो 3% था, 3%, आई बिलीव वो 3% हमें इस बार ही रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमने बनाया 38 से था, तो 3% ऑफ 80 हम ले लेंगे, तो 38 माइनस 35, क्योंकि यहीं से रेट चेंज हो रही है, तो पूरा का पूरा मैं 160 का ही बना दूंगा, नॉट ओनली फॉर 80, आई विल डू द रिवर्सल रिटर्न ऑफ एंटायरली 180, क्योंकि यहीं से मेरी परसेंटेज चेंज हो गई, तो मैं इसी साल में कर दूंगा। तो 160 जो मेरा पहले था, उस 160 का ही 38 माइनस 35 यानी 3% 4.8 मैं राइट ऑफ कर दूंगा मेरे डीटीएल को इसी ईयर में, क्योंकि यहां से टैक्स रेट चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो मैंने 30 तो वो 28 तो वो लिख दिया और 4.8 ही लिख दिया। और नेक्स्ट ईयर में जब यहां थर्ड ईयर की बात आई तो वहां पर तो पूरा का पूरा मैंने 28 ही बना दिया बस। अब वहां पर कोई रिवर्सल की बात ही नहीं आएगी। हाँ, तो रिवर्सल हम नेक्स्ट ईयर में ही कर देते हैं, जहां पर ही रेट चेंज होता है वहीं पर ही हम पूरे अमाउंट का एक साथ ही राइट ऑफ भी कर देते हैं। एंट्रीज तो बहुत सिंपल है, वही जो आप करते आ रहे हो वही करनी है आपको। अब जैसे ये करंट टैक्स की एंट्री है, तो करंट टैक्स की एंट्री विल बी टैक्स एक्सपेंस टू कैश बैंक 104 नेक्स्ट आपने ये डीटीएल बनाया 60.8 का, तो एंट्री विल बी टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल 60.8। और थर्ड एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, उस जिसमें आप 104 और 160.8 दोनों को ऐड करके दिखा सकते हैं। सेकेंड ईयर की बात करोगे तो एंट्री विल बी टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 190। फिर ये रिवर्सल कर रहे हो आप दोनों का अमाउंट को ऐड करके, यानी 32.8 की एंट्री आपका पास कर दोगे, एंड एंट्री विल बी टैक्स डीटीएल अकाउंट डेबिट 32.8 टू टैक्स एक्सपेंस, और थर्ड एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 190 में से ये 32.8 को लेस करके 157.2 का। और ऐसे थर्ड ईयर की भी आप एंट्री कर दोगे। चेक कर लेते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज। देखो ये रही आपके पास टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, फिर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स, और फिर पीएनएल में लेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, फिर डेफर्ड टैक्स देखो पूरा का पूरा आ गया टू टैक्स एक्सपेंस और पीएनएल ये ले गए, और फिर ये थर्ड ईयर की भी एंट्रीज। तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 86। अब दोस्त हम इसके बाद आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 83 और ये जो क्वेश्चन नंबर 87 है, ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे आपके मॉड्यूल के सॉल्यूशंस के थ्रू ही। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 85 पहले हम यहां से पढ़ लेते हैं, फिर हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 85। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेस गिवन है, और ये एडवांस टैक्स पेड गिवन है आपको 3 इयर्स का, और एबीसी लिमिटेड एस्टिमेटेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू बी 100 lakhs एंड इट डेफर्ड टैक्स एसेट टू बी 20 lakhs। हाउ विल द अबव बी डिस्क्लोज। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन में डिस्क्लोजर पूछ रहा है, तो आई बिलीव ये जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आप करंट लायबिलिटीज में ले जाते हो, जो भी आपका एडवांस टैक्स है वो आप आपके अदर करंट एसेट्स में ले जाते हो। ठीक है, और ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, इनको आप नेट करके आइदर अदर नॉन करंट एसेट्स या अदर नॉन करंट लायबिलिटी में सकते हो। तो ये कितना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 100 का है और डेफर्ड टैक्स एसेट 20 का है, तो इसका नेट करोगे आप तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी 80 की आप दिखा दोगे अंडर द नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग। नॉन करंट लायबिलिटीज में हम दिखाते हैं ना, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में वहां दिखा दोगे आप ये। बट प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स पेड आपको पता है एवरी ईयर से मैच होता है, इसलिए हम इसको नेट करके नहीं दिखाते। तो बट दैट इज द डिस्क्लोजर यू हैव टू शो।
आई बिलीव ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास था नहीं। तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व योर 85th क्वेश्चन, राइट। अब हम क्या करेंगे, साथ में अब आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन देखेंगे, जिसी मॉड्यूल के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 83 और 87 ये दोनों कवर अप हो जाएगा। तो लेट अस मूव टू योर मॉड्यूल क्वेश्चंस नाउ। यस, सो let us move to your illustrations of AS22 in your module. Rama Limited had provided the following information: depreciation as per accounting records 2 lakh, depreciation as per income tax record 5 lakh, unamortized preliminary expenses as per tax record 30,000. ठीक है। There is an adequate evidence of future profit sufficiency. How much deferred tax asset or liability should be recorded as the transition of adjustment tax rate is 50%. I believe अब इसमें जो तीन चीजें दे रखी है ना, तो पहले आप अलग अलग करोगे तो डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 लाख और डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स रिकॉर्ड 5 लाख। तो 2 - 5 माइनस का 3 आ गया, माइनस के 3 का 50% अगर हमें निकालना हो तो माइनस के 3 का 50% हो जाएगा आपका 1.5 और वो डीटीएल बनेगा। ये समझ में आया, डीटीएल हो गया। अब अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड होता है, तो इसका मतलब मैंने अभी जस्ट समझाया था आपको ये वाली बात कि इसका मतलब एक्सपेंसेस एज पर लॉ 30,000, एक्सपेंसेस एज पर टैक्स निल हो जाएंगे क्योंकि वो अनएमोर्टाइज रह रहे हैं। तो 30,000 आया तो पॉजिटिव का आ गया, तो 30,000 का 50% होता है 15,000 का डीटीए बनेगा। तो 1,50,000 का डीटीए था और 15,000 का डीटीए है, तो नेट डीटीएल आपका बना 1,35,000 का। ये देखो, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,35,000 का। आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पर देख लेते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 March 2017 कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी एज पर AS22 एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट फॉर द ईयर। अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख का है, बुक प्रॉफिट एज पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 3,50,000 है, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 60,000 है। टैक्स रेट आपको गिवन है 20% और मैट रेट आपको गिवन है 7.5%। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी बताओ और अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट बताओ। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर हमें निकालना है, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो आई बिलीव हमारे पास पहले तो टैक्स एज पर अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर मैं देखूंगा तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 6 लाख का है, तो 6 लाख का 20% मतलब मेरे पास 1,20,000 होना चाहिए। इनकम टैक्स प्रॉफिट देखूंगा तो इनकम टैक्स प्रॉफिट 60,000 का, तो 60,000 का 20% मतलब 12,000 होना चाहिए। और टैक्स एज पर मैट देखूंगा तो 3.5 लाख का 7.5% मतलब 26,250 होना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैंने टैक्स निकाल दिया। अब जो टैक्स एक्सपेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स के। ठीक है ना, तो टैक्स एक्सपेंस मेरा जो 1,20,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट का है दैट शुड बी इक्वल्स टू करंट टैक्स जो मेरा 12,000 आ रहा है प्लस डेफर्ड टैक्स के। तो डेफर्ड टैक्स कितना आया मेरे पास, तो डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी मैंने ऐसे निकाल दी, 1,20,000 माइनस 12,000 कर दिया, तो मेरे पास 1,08,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया। इसी के सेम बाद अमाउंट ऑफ द टैक्स टू बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट कितना होना चाहिए, तो वो टैक्स होना चाहिए आपका करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और साथ में एक्सेस ऑफ मैट यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का एक्सेस ओवर द करंट टैक्स। तो मेरे पास 12,000 तो करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने निकाल दी 1,08,000 की, और प्लस मैं क्या करूंगा इसमें, तो ये मैट का एक्सेस ओवर द करंट टैक्स। तो 26,250 माइनस 12,000 मतलब 14,250। ये तीनों को मिला करके मेरे पास अमाउंट ऑफ टैक्स जो मेरे को P&L में डेबिट भी करना है, एंड दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट है और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट था। तो आपने क्या करा, तीनों का पहले टैक्स रेट निकाल करके टैक्स निकाल दिया। फिर आपको पता है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट का जो टैक्स एज पर अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो इक्वल होता है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के। तो 1,20,000 इक्वल थे 12,000 और डेफर्ड टैक्स के, तो डेफर्ड टैक्स बैलेंसिंग फिगर 1,08,000 आ गया। उसके बाद आपको पता है कि जो भी अमाउंट डेबिटेड टू P&L क्या क्या करना है, तो अमाउंट डेबिटेड टू P&L टैक्स करना है, डेफर्ड टैक्स करना है और एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स करना है। तो करंट टैक्स कर दिया, डेफर्ड टैक्स कर दिया और एक्सेस ऑफ मैट ले लिया ओवर द करंट टैक्स। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये रहा आपके पास डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 4 लाख, डेप्रिसिएशन टैक्स रिकॉर्ड 10 लाख। आई बिलीव ये इलिस्ट्रेशन 1 जैसा है तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन 4 थियोरेटिकल क्वेश्चन है। XYZ Limited is an export oriented unit and was enjoying tax holiday up to 31/3/2016. No provision for deferred tax liability was made in the accounts for the year ended 31/3/2016,
While finalizing the accounts for the year ended 31/3/2017, the accountant says that the entire deferred tax liability up to this and the current year deferred tax liability should be routed through profit and loss account as the relevant accounting standard has already become mandatory from 1/4/2001. Do you agree? तो ये पूछ रहा है कि भाई इससे पहले साल का इस आंसर में मैं आपको समझा देता हूं क्या दे रखा है इसमें ये दे रखा है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के सबको अगर डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो इस ईयर में, तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक तो करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स और लायबिलिटी तो आप निकालोगे, वो तो पीएनएल के थ्रू रूट कर दोगे, मगर जो पहले से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंसेस के थ्रू आ रहे होंगे पहले से, उसको अगर आप लेकर के कोई डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करें तो वो करंट ईयर के पीएनएल में मत दिखाओ, वो आप रिजर्व्स के थ्रू चार्ज कर लो, रिजर्व्स के थ्रू उसको क्रिएट कर लो, बट दैट इज द आंसर गिवन। मगर ये करना तो चाहिए हमें, क्योंकि जब भी आपका डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्रोविजन में आया, जब भी AS 22 लॉन्च हुआ, तो उससे पहले तक तो आपका अलग मेथड चलता था, तो उसके थ्रू आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू डिफरेंट होगी ना, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन एज पर लॉ, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स तो बिल्कुल डिफरेंट चलता था, तो आपकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स अलग अलग होंगे, तो जो भी डिफरेंस है उसके थ्रू आप DTA या DTL क्रिएट करने वाले हो, तो वो आप थ्रू रिजर्व्स करो, और जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी करंट ईयर का एक्सपेंस और इनकम के लिए आपको DTA या DTL बनाना है, वो PNL के थ्रू रूट करो। बस यही वाला इस आंसर में दे रखा है आपको, आप रीड आउट कर लेना। दैट वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। तो लेट अस रीड फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। PQR Limited accounting year ends on 31st March. Company made a loss of 2 lakh for the year ending 31st March 2015. For the year ending 31st March 2016 and 2017 made a profit of 1 lakh and 1,20,000 respectively. It is assumed that a loss of a year can be carried forward for 8 years and tax rate is 40%. By the end of 31/3/2015, the company feels that there will be sufficient taxable income in the future year against which carry forward losses can be set off. There is no difference between taxable income and accounting income except that of the carry forward loss is allowed in the year ending 16 or 17 for the tax purpose. Prepare statement of profit or loss for the year ended 15, 16, 17. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूछ रहा है आपसे। तो आई बिलीव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब आप बनाओगे तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस, ये तीनों साल का आपने बता दिया, 2 लाख का लॉस था और फिर 1 लाख और 1,20,000 का आपके प्रॉफिट था। अब जब मैं बात करता हूं करंट टैक्स, अगर मेरे को निकालना होगा, भाई और कुछ चेंजेस तो है नहीं, तो करंट टैक्स निकालना होगा तो 2 लाख का 40% की बात करूंगा। तो आई बिलीव अब ये लॉसेज है ना आपका, तो मैं लॉसेज को बोल सकता हूं कि इट इज एज गुड एज एक्सपेंसेस ओनली ना। तो व्हेन आई विल से दैट इज एन एक्सपेंसेस, तो आई बिलीव व्हाट आई विल डू इज 2 लाख एज पर लॉ, राइट। तो करंट टैक्स जब मैं बना रहा हूं तो मैंने 2 लाख का 40% जब करा, तो आई बिलीव ये तो यहां तो आएगा नहीं, सॉरी फर्स्ट ईयर में तो मैंने डेफर्ड टैक्स डायरेक्टली कैसे निकाला, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग द ईयर, तो 2 लाख इंटू 40% कर दिया मैंने, तो 80,000 बन गया मेरे पास। और टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, अब जैसे साल में बात करूंगा तो 1 लाख, और वहां पर मेरा जो ये प्रॉफिट और लॉस था वो नेक्स्ट ईयर कैरीड फॉरवर्ड हो गया, तो वहां पर 1 लाख की जगह अब वो जो मेरे पास ये कैरीड फॉरवर्ड हो, तो 1 लाख का लॉस अभी बचा हुआ है, तो मैं इसमें यहाँ रिवर्स कर दूंगा, तो 1 लाख का मैं डायरेक्टली 40% बना रहा हूँ, रिवर्सल 1 लाख का 40% कर दिया मैंने, तो ये 40,000 आ गया। और उसके नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास 1,20,000 जा रहा है, तो इसमें से 1 लाख तो मेरा रिवर्स हो रहा है प्रॉफिट का ही, तो वो 1 लाख का 40% तो वापस 40,000, तो वो मेरा रिवर्सल हो गया, ये 80,000 का, और जो 20,000 बचा उसका मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स करंट टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 20,000 का करंट टैक्स मैंने 40% निकाल दिया, 8,000 रुपए का। एंड दैट इज हाउ आई हैव शोन दिस। तो प्रॉफिट और लॉस आफ्टर द टैक्स इफेक्ट आ गया, तो 2 लाख में से 80,000 का मैंने DTA बना लिया, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर 1,20,000 आ गया, और ये 60,000 और 72,000 आ गया, उसमें से मेरे को ये लेस भी करना था जो। एंड दैट इज हाउ यू कैन शो। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है सेम, ये रहा ओमेगा वाला। ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट विच आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 years पीरियड. It recognized revenue from these contract on percentage of completion method for financial statements during 14-15, 15-16 and 16-17.
for 11 lakh, 16 lakh or 21 lakh respectively. However, for the income tax purpose, it has adopted a completed contract method under which it has recognized revenue of 7 lakh, 18 lakh or 23 lakh for the year 14, 15, 16, 17. Income tax rate is 35%. Compute the amount of deferred tax asset to liability. अब देखो, इस बार आपके पास रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो रेवेन्यू आपका पहले 11 लाख आया और दूसरे साल में मतलब उस साल में 7 लाख आया, तो 4 लाख आपका पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आया तो डीटीएल बनाओगे, तो 4 लाख का 35% मैं डीटीए बना दूंगा पहले साल का। 4 लाख और डीटीएल बना दिया मैंने 4 लाख का 35%। समझ में आ गया ना, रेवेन्यू था इसलिए। दूसरे साल में रेवेन्यू 16 लाख आया और ये 18 लाख आया, तो इस बार आपका ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आया तो ये बनेगा डीटीए, और डीटीए की जगह रिवर्सल ऑफ डीटीएल हो जाएगा। तो 2 लाख इंटू 35%, 2 लाख इंटू 35% 70,000 रिवर्सल हो गया। ठीक है ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल हो गया ये। हाँ, उसके बाद ये 21 लाख आया और ये 23 लाख, तो वापस से 2 लाख आपका नेगेटिव है, तो वापस से डीटीए मतलब रिवर्सल ऑफ डीटीएल वापस से मतलब नील आ गया। 21 लाख 23 लाख, तो ये टाइमिंग डिफरेंस तो नील रहा, मतलब इसने ये ऐसे बता दिया टाइमिंग डिफरेंस। ये क्या पूछ रहा था, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर इतना इतना इतना, तो ये इसने गलत बताया है। ये यहाँ पर भी 2 लाख होकर के 70,000 भी आपका रिवर्स होगा। इसने थोड़ा सा गलत बता रखा है 16-17 का, यहाँ पर भी आएगा रिवर्स। ठीक है ना, 21 और 23 ये तो डिफरेंस आ ही रहा है ना 2 लाख का। हाँ, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग दे रखा है, यहाँ पर भी 2 लाख और यहाँ पर भी 70,000 आ जाएगा, रिवर्सल ऑफ डी। And that is how I believe you have solved the entire illustrations of AS22 as per your module, and we have also done all the questions of our module also which was given. Okay, chalo, thank you very much.